नमस्कार, मैं श्रीकांत आपके साथ। आइए चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। कोयला घोटाले मामले में सीबीआई ने बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक के ठिकानों पर किया छापेमारी। देश भर में 173 ठिकानों पर क्यों चल रही है इनकम टैक्स फ्री रेट, इलेक्शन कमीशन ने बताई वजह। भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल ने पिता राजीव गांधी को किया याद। सूखा प्रभावित किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा कदम। आइए चलते हैं मुख्य सुर्खियों के विस्तार से जानते हैं। बिहार में चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाताओं के आधार नंबर जुटाने का अभियान चलाया जा रहा है। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर शिविर लगाए गए हैं, जहां बीएलओ को हर बूथ पर मतदान सूची के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य फर्जी मतदाताओं का नाम हटाने के मकसद से मतदाता सूची को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया है। शिविर में करीब 40,000 आधार नंबर रखे गए हैं। वहीं जिले के करीब 34% मतदाताओं का आधार नंबर को इकट्ठा कर लिया गया है। इस प्रक्रिया को गरुड़ ऐप के जरिए जोड़ा जा रहा है। साथ ही समय समय पर विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में के 336 मतदाता केंद्रों पर लगभग 10,000 मतदाताओं के आधार नंबर एकत्र किए गए हैं। उप निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अधिकांश बूथों पर मतदाता सूची के साथ बीएलओ मौजूद रहे। मतदाताओं की उपस्थिति भी अच्छी रही। सभी बीएलओ ने शिविर से प्राप्त आधार संख्याओं का डाटा मांगा गया है। पता चलेगा कि शिविर में कितनी संख्या में आधार जमा की गई है। सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने बताया है कि जो मतदाता घर से बाहर हैं और या बीएलओ किसी कारणवश तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वे घर बैठे ही मतदाता सूची में आधार लिंक करवा सकते हैं। आधार को लिंक करवाने की प्रक्रिया गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से वोटर हेल्पलाइन इंस्टॉल करने के बाद किया जाएगा। इसके बाद ऐप्स में वोटर रजिस्ट्रेशन ओपन करना होगा। फॉर्म बी का चयन करने के बाद मोबाइल को रजिस्टर करें। इसमें वोटर नंबर भरने के बाद राज्य का चयन करें। इसके बाद वोटर कार्ड डिटेल्स देखें। इसमें अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, लोकेशन डालकर रिटर्न कर देखें और सबमिट करें। भागलपुर सदर अस्पताल में एकमात्र हड्डी के चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि मंगलवार को ओपीडी में आए 100 से ज्यादा मरीजों का इलाज भी उन्होंने किया, फिर सभी से विदा लेकर अपने घर निकल गए। आपको बता दें कि सदर अस्पताल को 1 साल पहले एकमात्र हड्डी के चिकित्सक मिले थे, जिसके बाद सप्ताह में 3 दिन अस्पताल में हड्डी रोग का ओपीडी शुरू हुआ। लेकिन मंगलवार को सदर अस्पताल में एकमात्र हड्डी के चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया। उनके चले जाने से मरीजों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं मनोज कुमार ने बताया है कि निजी कारणों से वे इस्तीफा दे रहे हैं। मंगलवार को अंतिम बार उन्होंने सदर अस्पताल में मरीजों का इलाज किया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे की कोई वजह नहीं है। वहीं अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजू कुमार ने बताया कि डॉक्टर मनोज का इस्तीफा उन्हें मिला है, जिसे सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा को भेज दिया गया है। अब अंतिम निर्णय सीएस का लेगा। कोयला घोटाले मामले के संबंध में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के 5 स्थानों में कोलकाता के 4 और आसनसोल में 1 ठिकानों पर छापेमारी की है, जहां आसनसोल में तृणमूल नेता सह कानून मंत्री मलय घटक के विभिन्न जगहों पर जांच की जा रही है। आपको बता दें कि सीबीआई ने आसनसोल में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की खदानों से कथित तौर पर कोयला की तस्करी के मामले में पश्चिम बंगाल के विधि मंत्री मलय घटक के ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई के अधिकारी अपने सुरक्षा दस्ते के साथ मलय घटक के घर पहुंचे और रेड की कार्रवाई शुरू की। माना जाता है कि मलय घटक बंगाल के खास नेता है और टीएमसी के महत्वपूर्ण नेता भी हैं।
सीबीआई ने नवंबर 2020 में अनूप माझी उर्फ लाला, ईसीएल के महाप्रबंधक अनिल कुमार धर और जयेश चंद्र राय सहित ईसीएल सुरक्षा प्रमुख तन्मय दास, कस्तूरिया क्षेत्र के सुरक्षा निरीक्षक धनंजय राय और काजोरा इलाके के सुरक्षा प्रभारी देवाशीष मुखर्जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इस बीच कोलकाता से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीबीआई के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल जिले के आसनसोल में मलयघट्टा के 3 मकानों और कोलकाता के लेक गार्डन इलाके में स्थित एक मकान पर छापेमारी की है। सीबीआई के अधिकारी ने बताया कि उनका नाम कोयला तस्करी मामले में सामने आया है। हमें जानने की जरूरत है कि उसमें उनकी भूमिका क्या है। हमारे पास घोटाले में घटक के शामिल होने की पर्याप्त सबूत है। जिस वक्त छापे पड़े उस वक्त मलय घटक किसी भी मकान में उपस्थित नहीं थे। राजनीतिक पार्टियों के नाम पर चंदा उगाही से जुड़े मामले में फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाले के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए देश भर में 173 जगहों पर छापेमारी कर रही है। इनकम टैक्स के सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में यह छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि इसी वर्ष जून में निर्वाचन आयोग ने 111 ऐसी पार्टियों को रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है जो पंजीकृत तो थी लेकिन अस्तित्व में नहीं थी। उनके पते फर्जी निकले और उनके पतों पर भेजी गई डाक वापस आ गई, लेकिन ये पार्टियां अवैध तरीके से डोनेशन ले रही थी और उसमें गड़बड़ी कर रही थी। ऐसी पार्टियों के वित्तीय जांच करने के लिए कहा गया था। आईटी विभाग ऐसी पार्टियों के एंट्री ऑपरेटर के पर छापेमारी कर रही है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया है कि मई महीने में राजस्व विभाग को 3 रजिस्टर्ड राजनीतिक दल के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी। जिसके अलावा कई छोटे राजनीतिक दलों की सूची भी सौंपी गई थी जिन्होंने आयकर टैक्स में छूट मांगी थी लेकिन अपनी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट नहीं जमा करवाई। चुनाव आयोग ने 25 मई को ऐसे छोटे दलों की पहचान शुरू की थी और मई में ही राजस्व विभाग को पत्र लिखा था। शिवसेना का असली गुट किसके पास है, इससे लेकर खींचतान मची है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे लगातार दावा कर रहे हैं कि वे असली शिवसेना है। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग में सुनवाई होनी है, लेकिन क्या चुनाव आयोग इस पर सुनवाई कर सकता है, इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में 27 सितंबर को फैसला करेगा। बता दें कि पिछले महीने ये मामला 5 जजों की संविधान पीठ को सौंपा गया था, जहां से उद्धव ठाकरे के गुट ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत और बंटवारे की राजनीति में उन्होंने अपने पिता को खो दिया, अब वह देश को खोना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि प्यार नफरत को जीत लेगा, आशा डर को हरा देगा, हम सब मिलकर इसे मात देंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि 7 सितंबर एक ऐसा दिन है जब देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अब तक की सबसे लंबी पदयात्रा शुरू करेगी। आज का दिन शांत, स्मरण और नए सिरे से संकल्प का दिन है। कांग्रेस के लिए भारतीय राजनीति में यह एक वापसी की शुरुआत है। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 173 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे श्रीलंका ने 19.5 ओवर में 4 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस हार के साथ भारतीय टीम पर एशिया कप से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। भारतीय टीम सुपर 4 मुकाबले में लगातार 2 मैच हार चुकी है। भारत का भाग्य अब अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर होगा। वहीं श्रीलंका की टीम ने फाइनल के लिए अपना दावा मजबूत कर रहा है। बिहार की राजधानी में अपराधियों ने मंगलवार की देर रात स्कूटी सवार 2 युवकों को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस के मुताबिक कंकड़बाग में ट्रक पार्ट्स की दुकान में काम करने वाले चंदन रोज की तरह अपनी मंगलवार की रात दुकान से छोटी पहाड़ी
छोटी पहाड़ी निवासी गुल्लू सौरभ अभिनंदन के साथ स्कूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान अगम कुआं शीतला माता मंदिर रोड में लोहा फैक्ट्री के पास अपराधियों ने स्कूटी रोका और दोनों के सिर में गोली मार दी और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान अपराधियों ने से इनकी बहस भी हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची तो पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। उन्होंने बताया कि मृतक सौरभ जमीन की दलाली का काम करता था। पुलिस इस घटना की जमीन विवाद सहित अन्य कारणों से भी जांच कर रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी की खंगाली कर रही है तथा घटनास्थल से पुलिस ने एक खोखा भी बरामद किया है। गोरखपुर नगर निगम के सभी 80 वार्डों का परिसीमन की अधिसूचना जारी की गई है। कोई भी आम नागरिक परिसीमन पर आपत्ति कर 1 सप्ताह के भीतर अपना मत जता सकता है। नगर निगम ने 24 वार्डों का नाम बलिदानों और महापुरुषों के नाम पर रखा है। वहीं नगर निगम ने 40 पुराने वार्डों का नाम बदला है। नगर निगम निकाय चुनाव इस वर्ष होने की संभावना है। इसमें कई वार्डों के नाम एक साथ क्षेत्र में बदल दिए गए हैं। खास बात यह है कि ज्यादातर मुस्लिम नाम वाले वार्ड का नया नामकरण किया गया है। कई भागों के नाम गोरखपुर एवं देश की विभूतियों के नाम पर भी किए गए हैं। अब वार्ड बाबा गंभीरनाथ, बाबा राघव दास, पंडित मदन मोहन मालवीय, शहीद अशफाक उल्लाह खां समेत कई महापुरुषों के नाम से जाने जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में ट्रैकिंग के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। ट्रैकिंग के दौरान 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक की मौत हो गई है। हादसे के बाद आईटीबीपी के बटालियन ने रेस्क्यू किया है। आईटीबीपी की 2वीं बटालियन ने हिमाचल प्रदेश पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के साथ एक घायल ट्रैकर को हिमलोगा दर्रे, जो कि 18,700 फीट ऊंचाई पर है, से उसे बचा लिया गया है। आईटीबीपी के हिमवीर घायल को हिमाचल प्रदेश के चितकुल ले जाने के लिए दुर्गम इलाके में 20 किलोमीटर से अधिक तक स्ट्रेचर पर ले गए। वहीं आईटीबीपी प्रवक्ता विवेक पांडे ने बताया कि पश्चिम बंगाल के 3 ट्रैकर्स अर्थात सुजय दुले, नरोत्तम गायन, सुब्रत विश्वास ने 6 पोर्ट्स के साथ उत्तरकाशी क्षेत्र से चितकुल तक के हिमलोगा दर्रे के माध्यम से ट्रैक शुरू किया था। वहीं 2 ट्रैकर्स ने बताया कि 18,700 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रे के पास पार करते हुए वे रस्सियों को खोलते समय नीचे गिर गए, जिससे उन्हें सुरक्षित रूप से दर्रे पर खड़ी ढलान के नीचे उतरने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके परिणाम स्वरूप सुजय दुले की मृत्यु हो गई, जबकि सुब्रत विश्वास घायल हो गए और चलने में असमर्थ हो गए। इसके बाद 3 पोर्टर और 1 ट्रैकर नरोत्तम गायन चितकुल हिमाचल प्रदेश पहुंचे और स्थानीय प्रशासन की दुर्घटना की सूचना दी, जिसके बाद रेस्क्यू की कार्रवाई की गई। बिहार में जमीनी विवाद से जुड़े मामलों में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज की ताजा घटना पटना का है, जहां पालीगंज थाना क्षेत्र के एक बुजुर्ग को जमीनी विवाद को लेकर कई गोलियां मार दी गई। अपराधियों ने एक के बाद एक 3 गोलियां राम नाम के व्यक्ति को मारी है। जहां गंभीर रूप से घायल राम को पालीगंज अनुमंडल अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, जहां गंभीर अवस्था को देखते हुए डॉक्टर ने उसे पीएमसीएच बेहतर इलाज के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार घटना पाली रनिया तालाब NH 60 पर फतेहपुर गांव के पास की है। घायल के पुत्र के मुताबिक कहा गया है कि गांव में ही गोतिया बद्री से जमीनी विवाद चल रहा था। उसी को लेकर बद्री, ओम प्रकाश, अखिलेश और दिनेश ने मिलकर पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। एक के बाद एक 3 गोलियां उन्होंने उस वक्त मारी जब जमीनी विवाद को लेकर वृद्ध कोर्ट जा रहे थे। कोर्ट जाने के दौरान ही
ही उन पर हमला बोला गया है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश कर रही है, जबकि आरोपी फरार बताए जाते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस समय सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजिल्स की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने कैलिफोर्निया के स्टेफन फोर्ड विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयोजन कौशल पर तारीफ की। विश्वविद्यालय नेतृत्व शाखा और कर्मचारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि मैंने व्यक्तित्व रूप से पिछले 8 वर्षों में सरकार में रहते हुए देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के काम करने का तरीका गहन प्रबंधन पर्याप्त पर आधारित है। सूखे से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने प्रदेश में सूखे की स्थिति को लेकर सर्वे का आदेश दिया है, जहां पर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक टीम इसके लिए काम करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश की बड़ी संख्या में किसान सूखे की मार झेल रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर सूखे की स्थिति और उससे प्रभावित होने वाले किसानों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट तलब करने को कहा है और हिदायत भी दी है कि लापरवाही बरतने और देरी होने पर जिलाधिकारी इसके जवाबदेही होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के 62 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है, जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को आर्थिक स्थिति को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। सूखे से प्रभावित जिलों में लगान स्थगित रहेंगे। ट्यूबवेल के बिजली बिल की वसूली भी स्थगित रहेगी। साथ ही ट्यूबवेल कनेक्शन भी नहीं काटे जाएंगे। सिंचाई विभाग के लिए नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और बिजली विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि प्रभावित किसानों को राहत मिल सके, जिससे किसान अपनी फसल की सिंचाई समय पर कर सके। आप देख रहे थे देश दुनिया की खबरें ट्रांसपोर्ट इमेज के साथ। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।